के छोटे परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के अंदर उपस्थित भारत सरकार के गृह सचिव श्रीमान भल्ला जी, सीआरपीएफ के डीजी श्रीमान माहेश्वरी जी, यहाँ पर उपस्थित करीब करीब 7 सुरक्षा बलों के डायरेक्टर जनरल, गृह विभाग के अधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम के साथ साथ पूरे देश भर में फैले हुए हमेशा देश की सुरक्षा के लिए अहर्निश अपनी जान की भी बलिदान लेने के लिए तत्पर ऐसे मेरे सभी सुरक्षा बलों के वीर योद्धाओं, आज यहां पर एक छोटे से कार्यक्रम से सुरक्षा बलों के वृक्षारोपण अभियान जो शुरू हो चुका है, इसको गति देने का एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जब पहले सोचा गया फरवरी माह में, और मैंने बात रखी कि भाई जरा सभी सुरक्षा बलों से लक्ष्यांक मंगाया जाए कि कितने कितने वृक्ष वो लगा सकते हैं, इसको संभाल सकते हैं और पौधे को वृक्ष में परिवर्तित कर सकते हैं। तब बहुत कम लक्ष्यांक आया था, मगर मुझे मेरे सुरक्षा बलों के सभी जवानों की क्षमता पर पूरा भरोसा है। इसलिए हमने फिर से मंगाया, तीसरी बार मंगाया, 2 बार रिव्यू मीटिंग की और तय करा कि भाई अब आप 1,25,00,000 से ज्यादा वृक्ष का लक्ष्यांक लेकर ही आइएगा, तभी ये मीटिंग समाप्त होगी। और मुझे आज आनंद है कि स्थान चिन्हित कर वृक्ष की जातों को तय कर और कौन सी वाहिनी कितने वृक्ष लगाएगी, इसकी संख्या के साथ 1,37,00,000 1,37,00,000 वृक्ष आज हमारे जवान लगाने का अभियान चला रहे हैं। मैं सभी जवानों को और उनके मुखियाओं को हृदय से साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक नई मिसाल और एक नया विक्रम स्थापित करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। ये कार्यक्रम जिस समय हो रहा है, वो समय न केवल भारत अपितु पूरी दुनिया के लिए शायद कभी न आया हो। इतने बड़ी संकट और इतनी बड़ी महामारी के खिलाफ युद्ध का समय है। मानव जात के इतिहास में बहुत पुराना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, परंतु जो 200-250 साल का डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें फैलने की क्षमता शायद किसी महामारी की इतनी ज्यादा नहीं रही जितनी ये कोरोना महामारी की रही है। और इसके खिलाफ जंग ये मानव जीवन के अस्तित्व के लिए जंग है और पूरी दुनिया इस जंग को लड़ रही है। भारत भी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये जंग को बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है। हमारे देश के अंदर जिस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार की सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक हम हैं, और जिस प्रकार से मास एजुकेशन की सिस्टम भी नीचे तक अन्य देशों की तुलना में हमारी ठीक ठाक नहीं मानी जाती थी। एक जमाने में सबको लगता था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई भारत जैसा देश कैसे लड़ेगा। 130 करोड़ की आबादी, फेडरल स्ट्रक्चर, कोई एक चेन ऑफ कमांड की व्यवस्था के अभाव में ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे। सबके मन में आशंकाएं थी कि ये जंग में कहीं बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होगा।
मगर आज पूरी दुनिया देख रही है कि कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ी। दुनिया भर में ये जंग सिर्फ सरकारें लड़ी और हमारे यहां ये जंग सरकार के साथ साथ 130 करोड़ की आबादी, सभी राज्य सरकारें और एक एक व्यक्ति लड़ा। एक जन, एक मन, एक राष्ट्र की सूत्र को चरितार्थ करते हुए इस जंग में आज हम अच्छे मकाम पर खड़े हैं, डटकर लड़ रहे हैं। कहीं डर का माहौल नहीं है, इसके खिलाफ लड़ने का जज्बा है, इसको पराजित करने का एक उत्साह है। और मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इसको कोई नकार नहीं सकता। चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर हमारी सहायता मांगी गई हो राज्य सरकार द्वारा, चाहे लॉकडाउन का पूरा पालन कराने के लिए स्थानीय पुलिस ने हमें बुलाया हो, कहीं पर भी किसी भी आयु का, किसी भी वर्ग का, किसी भी सुरक्षा दल का हमारा जवान पीछे नहीं हटा। और आज मैं वो सभी कोरोना वॉरियर्स को इस मंच से सलाम करना चाहता हूं, उनकी हौसला अफजाई भी करना चाहता हूं कि आपने एक नया उदाहरण देश और दुनिया के सामने रखा है कि आप सिर्फ सुरक्षा की चिंता नहीं करते, आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ लड़ना नहीं जानते, आप लोगों से कंधा मिलाकर कोरोना के खिलाफ भी लड़ाई इतनी मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं। हमारे कई जवान, लगभग कई जवानों ने अपनी जान गंवाई है। 31 से ज्यादा जवान कोरोना के कारण अकाल ही चले गए हम सब के बीच में से। सीआरपीएफ के भी 10 जवान इसमें अपनी जान का बलिदान दिए हैं। मैंने लगभग सभी के परिवारजनों से बात करी है। मैं आज फिर से इस सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूं कि आपका ये बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मानवता का इतिहास, कोरोना के खिलाफ जंग का इतिहास जब लिखा जाएगा, भारत के सुरक्षा बलों के बलिदान को सुवर्ण अक्षर से अंकित करना पड़ेगा। सीआरपीएफ और हमारे बाकी सारे संगठनों के शौर्य के बारे में पूरे देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और इसी को एक्नॉलेज करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा स्मारक दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर बनाया है। आसमान को छूने वाला है वो स्मारक। भारत के वो 35,000 जवान, चाहे वो पुलिस बल के हो, चाहे सुरक्षा बलों के हो, सरहद पर शहीद हुए हो या देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए शहीद हुए हो, उनके लिए बनाया गया स्मारक हमेशा जनता को उनके बलिदान की याद दिलाता है और उसको लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए भी गृह विभाग ने एक विशेष योजना बनाई है। मित्रों, आज वृक्षारोपण के मौके पर हम सब यहां उपस्थित हैं। हमारे पुरखों ने, ऋषि मुनियों ने कहा था कि प्रकृति का दोहन करना चाहिए, प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से बछड़ा गाय के पास जाकर अपना दूध लेता है, जिस प्रकार से गौपालक दूध निकालता है तो गाय की कभी हानि नहीं होती है, इसी प्रकार से प्रकृति हमारी मां है, उसका हम शोषण नहीं कर सकते,
दोहन कर सकते हैं। प्रकृति हमेशा हमें आशीर्वाद देती है, परंतु ये संतुलन को वेद काल में जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने बनाया था, भौतिकवादी विचार की आंधी ने इस संतुलन को तोड़ा और आज जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, ग्लोबल वार्मिंग की खतरे हमारे सामने खड़े हुए हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक ये चिंता कर रहे हैं कि ओजोन के स्तर के अंदर जो छिद्र पड़े हैं, वो छिद्र अगर बड़े हो जाते हैं तो पृथ्वी का अस्तित्व कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ओजोन का स्तर ही है जो सूर्य नारायण के हमें मिलती ऊर्जा को सहन करने के लायक बनाता है। अगर पृथ्वी और सूर्य नारायण के बीच में से ओजोन का स्तर निकल जाता है तो पृथ्वी पर इतनी गर्मी हो जाएगी कि हम इसको सहन नहीं कर सकते। मानव जीवन ही असंभव हो जाएगा। और वो ओजोन के स्तर के अंदर छिद्र पड़ने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा। कौन इसको रोक सकता है? कोई मानवी नहीं रोक सकता। केवल और केवल इस संकट से हमें वृक्ष ही बचा सकता है। इसलिए हमारे पुरखों ने वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, महाभारत में, रामायण में, पुराणों में वृक्षों के महत्व को समझाया। शाही जी बैठे हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक मत्स्य पुराण का वो लेकर प्रेजेंटेशन में आए थे। मैं इसका हिंदी अर्थ आपके सामने रखता हूं। एक जलकुंड 10 कुएं के समान है, एक तालाब 10 जलकुंड के बरोबर है और एक अच्छा पुत्र 10 तालाब के बरोबर है, परंतु एक वृक्ष 10 पुत्रों से भी ज्यादा महत्व रखता है और 10 पुत्रों से भी ज्यादा पृथ्वी की सेवा करता है। और इस बार हमने आयोजन पूर्वक इस कार्यक्रम को हाथ में लिया है। वृक्षों को सिर्फ लगाना नहीं है। मेरा सभी जवानों से, सभी बलों से अपील है कि वो अपने से बड़े ना हो जाए तब तक उसकी ध्यान रखना है, बाद में वो हमारा ध्यान रखेंगे। एक बार वृक्ष को हमसे बड़ा कर दीजिए, तब तक आप उसका ध्यान रखिए, वो पीढ़ियों तक हमारा ध्यान रखेंगे। और इस बार हमने जो पौधों का चयन किया है उसमें बहुत सोच समझ कर किया है। जिसका आयुष्य 100 साल से बड़ा है, ऐसे पौधों को चयनित किया है। चाहे जामुन हो, चाहे नीम हो, चाहे पीपल हो, बड़े मैदानों में वटवृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो, इस प्रकार के 100 साल से ज्यादा जीने वाले वृक्षों को हमने एक अनुपात के अंदर लिया है। बीच में छोटे छोटे वृक्ष होंगे। ये वृक्ष जब घटादार होगा, छोटे वृक्ष निकलते जाएंगे। आज यहां पर जो सौर्य वन बनाया गया है, इसमें भी लंबे जीने वाले वृक्ष और पॉपुलर का एक सम्मिश्रण कर बनाया गया है। ये लंबे जीने वाले वृक्ष जब बड़े हो जाएंगे तब तक पॉपुलर निकल जाएगा, क्योंकि उनका आयुष्य इतना नहीं है, मगर उसकी घटाई इतनी हो जाएगी कि पूरा सौर्य वन आच्छादित हो जाएगा। और मैं सभी सुरक्षा बलों के जवानों को एक और भी बात कहना चाहता हूं कि हम सबका काम ऐसा है कि कहीं न कहीं हमारे मानव स्वभाव को वो हर्ट करता है। आप हमेशा सुरक्षा की चिंता करते हो, हमेशा दुश्मन से आने वाले हमलों से सतर्क रहते हो, और हमला आता है तो इसको निष्ठुरता पूर्वक देश के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर सुरक्षित कर उसको मार गिराते हो। ये जो वृत्ति है, वो वृत्ति देश की सुरक्षा के लिए तो बहुत जरूरी है, मगर साथ में ये जो एक वृक्ष बोने की आदत है, वृक्ष को जिंदा रखने की आदत है आपके अंदर, इसको इक्वलाइज करने के लिए आपके अंदर मानवता को भी जिंदा रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी सुरक्षा बलों के जवानों से मेरा एक अपील है कि एक एक वृक्ष को आप गोदी में ले लीजिए।
और एक एक गांव के एक एक सेवा कार्य को आप गोदी में ले लीजिए, वो आपके जीवन को पल्लवित कर देगा, सुगंधित कर देगा। और इसीलिए हमारे पुरखों ने वृक्षों के महत्व को समझाया है। ये वृक्ष ही है जिसके नीचे हमारी संस्कृति बढ़ी, वेद उपनिषद लिखे गए, विज्ञान की शोध हुई, यज्ञों का आविष्कार हुआ, गणित निकला। ये वृक्ष ही है जो हमें प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु के बगैर शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसके लिए इसको प्राणवायु कहते हैं, जो प्राण का संरक्षण करते हैं। और ये प्राणवायु तभी बैलेंस हो सकती है जब वृक्षों की संख्या हम बढ़ाएं। एक पीपल का वृक्ष 100% ऑक्सीजन देता है, एक नीम का वृक्ष 50% देता है, बरगद 80% देता है, एक जामुन 60% देता है। ऐसे वृक्ष जिनका आयुष्य ज्यादा है वो ऑक्सीजन भी ज्यादा देते हैं। इसलिए हर ऋतु में जीने वाले वृक्ष, हर काल में रहने वाले वृक्षों का हमने चयन किया है। और ये वृक्षों के जो वन आज आप लगा रहे हो, आने वाले कई वर्षों तक भारत की और संपूर्ण मानव जात की और हमारे पर्यावरण की चिंता करेगा। हमारे ओजोन के स्तर को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए नीचे ही कार्बन डाइऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। मित्रों, आज एक बहुत बड़ा काम सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब, और बाद में जब प्रधानमंत्री बने तब, पर्यावरण को, पर्यावरण के संरक्षण को, पर्यावरण के संवर्धन को, तीनों को बहुत महत्व दिया है। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य था जहां सबसे पहले जलवायु परिवर्तन की चिंता करने के लिए एक डिपार्टमेंट की रचना की गई। ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करने के लिए एक डिपार्टमेंट की रचना की गई। 8 करोड़ माताओं को गैस के सिलेंडर देते हैं। सबको लगता है कि एक पॉपुलिस्ट प्रोग्राम है। कुछ लोगों को लगता है कि माताओं की आंख को धुएं से बचाने के लिए, फेफड़ों को धुएं से बचाने के लिए भी प्रोग्राम है। मुझे उसमें दिखाई पड़ता है देश के वातावरण को शुद्ध रखने का भी ये प्रोग्राम है। 8 करोड़ घरों में धुआं उठना बंद हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कितना बंद हो जाएगा। जब हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ ईंधन की बात करते हैं, पेट्रोल की जगह इथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहते हैं, और आज 2014 से 2020 के बीच में इथेनॉल का उत्पादन और कंजम्पशन पेट्रोल की जगह लेने का लगभग 20 गुना बढ़ा है और 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्यांक रखा है। आज भारत पूरे विश्व के अंदर सौर ऊर्जा का केंद्र बना है। यही गुरुग्राम पूरे देश के सौर ऊर्जा का केंद्र बना है, और शायद कुछ दिन के अंदर हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि सबसे ज्यादा देश की ऊर्जा की खपत और सबसे ज्यादा देश में ऊर्जा का उत्पादन हम सौर ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। जब प्रधानमंत्री जी पेरिस गए, वहां उन्होंने क्लाइमेट जस्टिस की बात की और विकास की दौड़ में अंधाधुंध प्रकृति का दोहन करने वाले देशों को चेताया कि जब प्लेनेट ही नहीं रहेगा क्या करोगे। और मुझे कहते हुए आनंद है, पूरी दुनिया ने पेरिस समझौते में मोदी फॉर्मूला को स्वीकारा। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन भी आज भारत में स्थापित हुआ है। ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है, 1,37,00,000 पौधे लगाने हैं, उसको वृक्ष में परिवर्तित करना है। वो कार्यक्रम बहुत लंबा कार्यक्रम है। हर बार की जगह वृक्ष लगाकर, पौधा लगाकर हमारे काम को हम समाप्त न समझें। गृह विभाग का एक कल्चर होना चाहिए कि जिस काम को हम शुरू करते हैं उसको अंत तक ले जाकर सफलता प्राप्त कर ही गृह विभाग दम लेता है। तो ये सारे 1,37,00,000 पौधे अपनी ऊंचाई से ऊंचे हो जाए
तब तक हमारा ये कार्यक्रम समाप्त नहीं होने वाला है। मैं मानता हूं मित्रों, ढेर सारे कार्यक्रम देश के अंदर चालू हुए हैं। नमामि गंगे का कार्यक्रम हो, सौर ऊर्जा का कार्यक्रम हो, स्वच्छ ईंधन का कार्यक्रम हो, घरों में गैस देने का कार्यक्रम हो, जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। मगर कोई कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम पर्यावरण में प्रदूषण को कम करने वाले नहीं है। हमारा प्रदूषण का कंट्रीब्यूशन कम करने वाले हैं। फैले हुए प्रदूषण को कोई कार्यक्रम कम नहीं कर सकता। सोलर ऊर्जा फैले हुए प्रदूषण को कम नहीं कर सकती। गैस का सिलेंडर फैले हुए प्रदूषण को कम नहीं कर सकता। इथेनॉल भी प्रदूषण बढ़ने से रोक सकता है, बढ़े हुए प्रदूषण को कम नहीं कर सकता। अकेला वृक्ष ऐसा है जो बढ़े हुए प्रदूषण को रोक सकता है, कम कर सकता है और पृथ्वी को बचा सकता है। अतः हम सब ने इस कार्यक्रम में अपना अपना योगदान देना चाहिए और वृक्ष को अपना बच्चा मानकर इतनी ही ममता से, जितना अपना बेटे और बेटी पर ममता होती है, अपने बोए हुए वृक्ष पौधे पर इतनी ममता हमारे मन में ईश्वर खड़ी करे और उसको अपनी ऊंचाई से बड़ा कर दे। ये मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं।